नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जैसे आपको अपने शरीर के लिए, अपने फिजिकल वेलबींग के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है किसी भी मर्ज के इलाज के लिए, वैसे ही अगर आपके निवेश में किसी तरीके की कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई डाउट है, तो आपको निवेश के डॉक्टर के पास जाना तो पड़ेगा ही। तो निवेश के डॉक्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, साथ ही आज हम रोबो एडवाइजर्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो निवेश के डॉक्टर क्यों होते हैं जरूरी आपके निवेश के हेल्थ के लिए, इस पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और amitkukrija.com के फाउंडर अमित कुकरेजा। अमित, बहुत शुक्रिया आपका मनी गुरु में शामिल होने के लिए। थैंक यू स्वाति। क्या खास आज हम शो में चर्चा करने वाले हैं, जल्दी से उस सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड में क्या होते हैं डायरेक्ट और रेगुलर प्लान, रेगुलर प्लान में निवेश के तरीके क्या हैं, निवेश में सलाहकार की अहमियत क्या है, साथ ही ये भी जानेंगे क्या होते हैं रोबो एडवाइजर्स। अमित, जिससे पहले हम निवेश सलाहकार, जिनको हम आज कह रहे हैं निवेश के डॉक्टर और डिस्ट्रीब्यूटर्स, और जो बेसिकली हमारी निवेश में मदद करते हैं, हमें एडवाइस करते हैं, उनके बारे में चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि हमें कब ज़रूरत पड़ती है या कौन से स्टेज पर किस तरीके के निवेश में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हमें एडवाइस करते हैं, और कौन सा ऐसा निवेश का तरीका है जहां पर हम अपने ही फैसलों से निवेश करते हैं। इसलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है थ्रू डायरेक्ट और रेगुलर प्लान। तो शुरुआत इसी से करेंगे। निवेश के ये दो तरीके हैं बेसिकली। म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान आपको ऑफर किए जाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है और निवेश के जो तरीके हैं एक दूसरे से कितने अलग हैं? जी स्वाति, देखिए, लाइफ में अलग अलग स्टेजेस होती हैं जब आप अलग अलग अमाउंट में पैसा कमाते हैं। जब आप करियर की बिगिनिंग फेज में होते हैं, आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती। धीरे धीरे जैसे आपकी करियर ग्रो करती है वैसे आपकी सैलरीज भी बढ़ने लगती हैं। तो जो अर्ली स्टेजेस होते हैं करियर की, वहाँ पे जनरली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की लोगों को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो बहुत ही प्रोएक्टिव प्लानर्स होते हैं या मनी वाइज इंडिविजुअल्स होते हैं, वो शुरू से ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को किसी ना किसी तरह से ऑन बोर्डेड रखते हैं। तो अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का रोल इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिविजुअल के पास इतनी सेविंग्स नहीं होती, हो सकता है वो फाइनेंशियल एडवाइजर को अपॉइंट ना करे ऑफिशियली और उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ना दे। लेकिन जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, आपका करियर ग्रो करता है, आपकी फैमिली बनती है, आपके बच्चे आ जाते हैं, आप घर खरीदने लगते हैं, वैसे आपका सेविंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, वैसे ही आपके फाइनेंशियल गोल्स क्लियर होने लग जाते हैं, वैसे आपको ये भी समझ में आने लगता है कि एक एक्सपर्ट एडवाइजर को ऑन बोर्ड रखेंगे तो हमारे गोल्स जल्दी फुलफिल हो जाएंगे। तो जब आपको वो स्टेज आती है लाइफ में जब आपको लगता है कि अब मैं खुद मैनेज नहीं कर सकता और अब एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है, वो मेरे गोल्स को और मेरे गोल्स की प्लानिंग को मैनेज कर सकता है, तब आप फाइनेंशियल एडवाइजर को अपॉइंट करते हैं। ये एक अलग अलग लाइफ स्टेजेस हैं। अब आ जाते हैं कि जो अर्ली के एडॉप्टर्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, वो जनरली गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स में पैसा लगाते हैं, जैसे पीपीएफ, एनपीएस, या वो अपने एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स में कर सकते हैं ऑन अ मंथली बेसिस, या कभी कभी वो एक बेसिक म्यूचुअल फंड स्कीम में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जो डायरेक्ट प्लान्स होते हैं। डायरेक्ट प्लान्स में कमीशंस नहीं होते, वो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बनाए गए हैं जिसमें कॉस्ट या एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो रिटर्न्स भी ज़्यादा आते हैं। रेगुलर प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूटर का रोल होता है, वो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करता है, बट क्योंकि वो आपको फीस नहीं चार्ज करता, वो अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए आपसे किसी तरीके से कमाता है, तो वो रेगुलर प्लान में कमीशंस के थ्रू कमाता है जो उसको फंड हाउसेस देते हैं। तो या तो आप डायरेक्ट प्लान से खुद इन्वेस्ट करें या रेगुलर प्लान के थ्रू किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनबोर्ड करें जो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करे। लेकिन अल्टीमेटली अर्ली स्टेजेस में फाइनेंशियल एडवाइजर को साइन अप करने का जो एक ट्रेंड होता है वो कम होता है, लेकिन जब आप 30 साल 35 साल क्रॉस कर जाते हैं, आपको एक ऑब्जेक्टिव एडवाइजर की जरूरत महसूस होने लग जाती है, क्योंकि आप अपने करियर में बिजी हो जाते हैं,
क्योंकि आप अपने लाइफस्टाइल में बिजी हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लाइफ के फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप इन इस काम को एक प्रोफेशनल को देने के लिए काफी इंक्लाइंड होते हैं कि नहीं, अब हमें एक प्रोफेशनल की जरूरत। 35-40 के आसपास आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की नीड फील होने लगती है। तब तक काफी लोग डायरेक्ट प्लान से खुद ही इन्वेस्ट कर लेते हैं या गवर्नमेंट प्रोडक्ट से खुद ही इन्वेस्ट करते हैं। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। इट वाज अ लॉन्ग बिल्कुल, आंसर आपने बट आई अमित होप सही आई। बोला। बिल्कुल, नहीं ज़रूरी भी था, क्योंकि आपने जो ये एक लाइफ स्टेज के बारे में बताया, क्योंकि आप कई निवेशकों को, आप खुद एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, और आपने बताया कि आपने जो एक ट्रेंड देखा है 30 से 35 साल में लोगों को वाकई फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ जाती है। वो इसलिए भी शायद क्योंकि 30 साल तक हम मोस्टली अगर ट्रेंड भी देखें तो सिंगल होते हैं, हमारे बहुत सारे खर्चे या फिर लाइबिलिटीज़ नहीं होती, और जैसे जैसे वो लाइबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं या बढ़ने का जब समय आता है तब शायद जो निवेशक होते हैं वो सोचते हैं कि अब अलग अलग गोल के हिसाब से हमें कहाँ निवेश करना है, उसके लिए हमें एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ सकती है। अब जो हम निवेश के डॉक्टर की बात कर रहे हैं, हमने एक टर्म इसलिए दिया है क्योंकि निवेश में किसी भी निवेश की पल्स को पहचानने के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र एक बेहतर जरिया आपके पास हो सकता है। उसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंशियल सलाहकार, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रोबो एडवाइज़र की भी आज चर्चा करेंगे अमित आपसे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट मैं आपसे समझना चाहती हूँ। जैसे हमने डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की बात की। डायरेक्ट मतलब आप खुद से निवेश कर रहे हैं, रेगुलर मतलब वहाँ पर एक कमीशन भी जुड़ जाती है डिस्ट्रीब्यूटर की। तो डिस्ट्रीब्यूटर किस लेवल पर, कैसे एक निवेशक के उस इन्वेस्टमेंट जर्नी में किस स्टेज पर शामिल होता है? देखिए, एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी है। आप या तो मेडिसिन शॉप से मेडिसिन खुद ले सकते हैं, या आप डॉक्टर से मिलके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे मेडिसिन ले सकते हैं। इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी डिजीज कितनी कॉम्प्लेक्स है। बहुत से लोग सीधे फार्मासिस्ट या सीधे मेडिसिन शॉप में जाके मेडिसिन ले लेते हैं क्योंकि वो DIY मोड में अपनी डिजीज को ट्रीट करते हैं। DIY मीन्स डू इट योरसेल्फ। तो डिस्ट्रीब्यूटर एक एनालॉजी के हिसाब से एक मेडिसिन रिटेल शॉप है जहां पे आप सीधे जाके एक प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो उस प्रोडक्ट की कमीशन से अपनी कमाई निकाल रहा है। जो डायरेक्ट प्लान है वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर द्वारा, जो कि एक डॉक्टर है, वो आपकी 5 चीजों को समझता है। आपकी एज क्या है, आपकी लाइफ की स्टेज क्या है, मैरिड है, सिंगल है, बच्चे हैं, 50s में है, रिटायरमेंट के करीब है, रिटायरमेंट से 10 साल दूर है, स्पाउस क्या करता है, स्पाउस की अर्निंग है, स्पाउस रिटायर भी होना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, कोविड की वजह से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इंपैक्टेड हैं, आपकी गोल्स क्या है। तो ये 4-5 फैक्टर्स, गोल्स, आपकी रिस्क टॉलरेंस, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, आपका एज और आपका एसेट एलोकेशन, जो आपका एसेट मिक्स है, वो क्या क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस। तो जो प्योर फाइनेंशियल एडवाइजर होगा वो एक डॉक्टर की तरह ये 5-6 चीजों को असेस करके आपका एक पोर्टफोलियो डिजाइन करेगा और एक आपके पोर्टफोलियो को एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें वो 0 कमीशन या नो कमीशन प्रोडक्ट्स डालेगा। पर हाँ, वो आपको फी चार्ज करेगा, आपको पूरा सर्विस मॉडल समझाएगा कि हमारी सर्विस में ये बेनिफिट्स हैं और ये इसका फी मॉडल है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो शायद इन चीजों को ना समझे। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको सेबी की तरफ से लाइसेंस भी नहीं मिला है कि वो एडवाइस करे किसी को। उनको सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना है। दे कैन नॉट एडवाइस ऑन any financial aspects to a client, but a financial advisor can if he is registered with SEBI as an investment advisor. तो financial advisor का credential, उसका रोल, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को अच्छे से समझें। डिस्ट्रीब्यूटर का क्रेडेंशियल, उसका रोल और उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को समझें, और जिसकी आपको ज्यादा जरूरत है, डॉक्टर की या मेडिसिन शॉपकीपर की, उसी हिसाब से, उसी के बेसिस पे अपना डिसीजन लें कि आपको एडवाइजर लेना है या डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ प्रोडक्ट्स लेने, क्योंकि अभी आपकी फाइनेंशियल लाइफ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुई। अमित, आपने सही बोला कि DIY या मतलब आप डॉक्टर से सलाह लेकर दवाई खाना चाहते हैं या फिर सीधे केमिस्ट से जाके आप ओवर द काउंटर दवाई लेना चाहते हैं, लेकिन ओवर द काउंटर दवाइयों के भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा
किसी चीज़ का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए हानिकारक जैसे हो सकता है, वैसे ही अगर कोई आपने निवेश का फैसला लिया है उसकी समझ आपको नहीं है, वो आपके निवेश के लिए हानिकारक हो सकता है। आप खुद एक निवेश सलाहकार हैं, आपने लंबी चौड़ी इसकी पढ़ाई की है अमित। आप कई निवेशकों को सलाह भी देते हैं। कई लोग हमसे समझना चाहते हैं जो खुद एक निवेश सलाहकार बनना चाहते हैं, तो निवेश सलाहकार बनने का एक तरीका क्या है, पढ़ाई कैसी है? देखिए, निवेश सलाहकार या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने के लिए आपको शुरू में मेहनत तो काफी करनी पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले सेबी से लाइसेंस लेना होगा। उस लाइसेंस को बोलते हैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशंस बेस्ड लाइसेंस। वो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करते हैं, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए आपको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, कुछ आपको 5-6 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एज एन एसोसिएट इन अ फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म। तो आपको एक्सपीरियंशियल क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको एजुकेशनल क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा सेबी से, या रजिस्ट्रेशन नंबर भी जिसे बोलते हैं एक आरआईए का। उसके बाद आप अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तब तक आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म से जुड़ के, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है एक प्राइवेट लिमिटेड का, उनके साथ जुड़ के आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद करना है तो थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉन पाथ है, उसको एग्जीक्यूट करके आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा मकसद आपसे अमित पूछने का ये था कि फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो इसलिए भी क्योंकि कई निवेशक ये समझते हैं कि हमें तो फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से निवेश कर सकते हैं, हम डायरेक्ट प्लान में पैसे डालेंगे और अपने निवेश को मैनेज करेंगे। लेकिन हर बार हर लेवल पर वो मैनेज नहीं हो सकता है। निवेश सलाहकार क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको सेबी से प्रॉपर एक मान्यता प्राप्त होती है, जैसा अमित ने भी बताया, लंबी चौड़ी पढ़ाई, प्रॉपर एक सर्टिफिकेट, और वैसे ही फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको एडवाइस लेनी चाहिए आपके निवेश के मामलों में। तब आप शायद ही गलत होंगे अपने निवेश के फैसलों में। अपनी समझ और अपनी पूछ भी रखिए, लेकिन निवेश सलाहकार से सलाह लेकर आप अपने निवेश जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद रोबो एडवाइजर्स, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इस पर करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं निवेश के डॉक्टर की। फाइनेंशियल सलाहकार, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रोबो एडवाइजर्स, इनकी जरूरत आपको अपने निवेश में कब और क्यों पड़ जाती है, और वाकई क्या आपको इसकी ज़रूरत है, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं अमित कुकरेजा से, जो खुद एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। अमित, हमने डिस्ट्रीब्यूटर की बात की, निवेश सलाहकार के बारे में समझा। अब एक कंपैरेटिवली हम शायद इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट इसको मान सकते हैं, रोबो एडवाइज़र का। अब ये रोबो एडवाइज़र क्या है? नाम में ही रोबो है, मतलब कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस तो इसमें होगा नहीं। तो किसी के निवेश में अगर विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस किसी को निवेश की सलाह चाहिए, तो वो वाकई उस निवेश के लिए क्या फायदेमंद साबित हो सकता है? मतलब निवेश विदाउट इमोशंस। देखिए, जैसे कि मैं आपको शुरू में बता रहा था कि एक इंसान के 4-5 फैक्टर्स को समझना बिफोर मेकिंग हिज पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोबो एडवाइजर आपके सारे फैक्टर्स को नहीं समझ सकता। रोबो एडवाइजर एक ऑनलाइन प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है जिससे आप अपने पोर्टफोलियो की एग्जीक्यूशन बहुत आराम से कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के हमने शुरू में बात की। डायरेक्ट प्लान की एग्जीक्यूशन को अगर आपको सीमलेस बनाना है, विदाउट पेपर वर्क करना है, बहुत इजीली करना है, तो आप किसी रोबो प्लेटफॉर्म पे साइन अप करें और उनके पास स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल पोर्टफोलियोज होते हैं। वो आपका सारा ऑनलाइन केवाईसी और ऑनलाइन अपलोड करके आपका पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि वो भी एक DIY तरीका ही हो गया। हाल वो आपको सैंपल पोर्टफोलियोज देंगे, आप उसमें से 1-2 पोर्टफोलियो चूज करेंगे अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से और उस पोर्टफोलियो को एग्जीक्यूट कर देंगे, लेकिन एग्जीक्यूट आप ही कर रहे हैं। जब एक एडवाइजर आपके साथ ऑनबोर्डेड होता है तो वो सब्जेक्टिवली आपके 4-5 लाइफ के फैक्टर्स को समझ के वो एग्जीक्यूट करता है। इंडिविजुअली हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, हमारे बायसेस होते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल वेलबींग में एक अड़चन बन के आते हैं और हमको रियलाइज नहीं होता है। हम सबके साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं। तो रोबो एडवाइजरी, मैं ये बोलूंगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को, इन्वेस्टमेंट वर्कफ्लो को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ईजी कर देते हैं।
लेकिन कंट्रोल क्योंकि आप ही के पास है, तो आप उसमें भी वही मिस्टेक्स कर सकते हैं जो आप DIY मॉडल में थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर कर सकते हैं। बेटर ये है कि अपने बायसेस और ब्लाइंड स्पॉट्स को ओवरकम करने के लिए, अपने प्रेजुडिसेस को ओवरकम करने के लिए, अपने सब्जेक्टिविटी एलिमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप ऑब्जेक्टिवली इस टास्क को, इस असाइनमेंट को किसी और को सौंपें और वो आपके गोल्स की प्लानिंग करे और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करे। लेकिन रोबो एडवाइजर डेफिनेटली कन्वीनियंस ऐड करता है। जो अपने करियर के अर्ली स्टेजेस में होते हैं उनके लिए रोबो एडवाइजर काफी फायदेमंद होता है, जिनको पता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट तो अभी सिंपल है, मुझे तो सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने हैं या 10 करने हैं या 15 करने हैं, और मेरे गोल सिंपल है, 2 साल में मुझे ये करना है, 5 साल में ये करना है। जिनके एक दो गोल्स हैं, जिनके मंथली सरप्लस 10-12 हजार से ज्यादा नहीं है, वो रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म पे जाके अपना SIP कैलेंडर बना के उस पोर्टफोलियो को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। काफी कन्वीनियंस होती है अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए, करियर बिगिनर्स के लिए। एज योर लाइफ moves on, as your life stage becomes a little more complex, you need more human intervention to manage your portfolio. Hence, you will get an opportunity to move away from robo advisory platform. That is my take on this, Swati. ओके, तो अमित आप कह रहे हैं, जैसा आपने बताया कि अराउंड 35 साल की उम्र में आपको एक निवेश सलाहकार की ज़रूरत जैसे पड़ती है, वैसे ही निवेश के शुरुआती दौर में रोबो एडवाइज़र एक बेहतर तरीके से काम कर सकता है। लेकिन रोबो एडवाइज़र है कितना पॉपुलर भारत में, अगर समझना आपसे चाहे, है कितने रोबो एडवाइज़र्स, ये भी जानना चाहते हैं। अगर रोबो एडवाइज़र, क्योंकि अब हर कोई चीज़ अगर कंप्यूटराइज्ड है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो एक प्रिवेसी और सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आ जाता है। तो किसी को अगर मानिए रोबो एडवाइज़र से ही अपने निवेश को मैनेज करना है, तो ऑथेंटिक जगह कौन सी है जहां से वो अपने रोबो एडवाइज़र से निवेश को मैनेज कर सकते हैं? देखिए, 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे काफी अच्छा एसेट ऑनबोर्डिंग हो चुका है। हमारा देश जो है काफी यंग कंट्री है, एवरेज एज कंट्री की 35 ईयर्स से कम है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 35 ईयर्स से कम के लोग ज्यादा हैं तो वो ऑनलाइन ट्रेडिंग तो करते हैं। आजकल तो सारा एंटरटेनमेंट OTT पे है, तो इन्वेस्टमेंट्स मैनेजमेंट भी OTT पे हो जाता है। तो ऐसे 3-4 प्लेटफॉर्म हैं जो रोबो एडवाइजरी की सर्विस देते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे पेटीएम है, कुबेरा है, जीरोधा है, ग्रो प्लेटफॉर्म है। ऐसे 4-5 प्लेटफॉर्म्स हैं जो अब काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पे यंगस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को खुद को साइन अप करके KYC करा के अपने पोर्टफोलियोज को शुरू कर रहे हैं। तो लॉट ऑफ मनी इज गोइंग थ्रू रोबो एडवाइजरी। और ये अगर छोटा छोटा अमाउंट भी है, जैसे किसी इंडिविजुअल का 5,000 रुपए के महीने का SIP है और उसके पास कम से कम 1 लाख ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, तो काफी अच्छा अमाउंट उनके लिए हो जाता है। मतलब 50 करोड़ या 500 करोड़ का AUM तो ऐसे ही मिल जाता है प्लेटफॉर्म को जहाँ पे वो मैनेज करता है। तो इस सिंप्लिसिटी से उनको वॉल्यूम मिल जाता है। इन प्लेटफॉर्म्स को जब वॉल्यूम मिल जाता है तो इनका सस्टेनेबिलिटी भी क्रिएट हो जाता है। आपकी समझदारी इसी में है कि जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाए तो आप कैसे उस पोर्टफोलियो में ह्यूमन इंटरवेंशन को इन्वॉल्व करके अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को और स्ट्रेंथन करें, वो आपको सोचना है। और अगर उसकी जरूरत आपको फील नहीं हो रही तो आप अपने रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म पे ही अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करें। और क्या जो एक बेसिकली फीस होती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी एक फीस है, एक चार्ज है जो निवेशक के बेसिकली निवेश से ही जाता है पैसा, कुछ परसेंटेज है। फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी आप थोड़ी सी फीस दे रहे हैं अपने निवेश को मैनेज करने के लिए, वहाँ पर भी खर्च है। रोबो एडवाइज़र को इस्तेमाल करने का खर्च क्या इन दोनों के कंपैरिजन में कम है, ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं है? ये निवेशक के लिए कॉस्ट इफेक्टिव कितना है? ये तो प्लेटफॉर्म ही बताएगा। हर रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म की एक मंथली सब्सक्रिप्शन या एनुअल सब्सक्रिप्शन फी होती है या कोई AUM बेस्ड फी होती है। हर फी के बदले में आपको क्या सर्विस मिल रही है उनसे, वो भी एक फैक्टर होता है जो डिटरमिन करता है कि आपका एनुअल फी पैकेज कितना है। तो आपको तो ये खुद ही इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना कॉस्ट है। और नॉर्मली ये बड़े कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं क्योंकि इनको वॉल्यूम्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के या रिटेल इन्वेस्टर्स के। तो
क्योंकि इनको वॉल्यूम्स अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि इनके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस उस स्केल को मैनेज करने के लिए बने होते हैं, तो इनके जो प्लान्स होते हैं वो बड़े कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। हमको समझना ये है स्वाति कि जो प्लेटफॉर्म है वो कितना फाइनेंशियली स्टेबल है, क्योंकि शुरू में कस्टमर एक्विजिशन के लिए तो वो बहुत सिंपल, एक्सट्रीमली लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव प्लान्स ऑफर कर देते हैं, लेकिन 4-5 साल के बाद जब प्लेटफॉर्म की टर्न अराउंड फाइनेंशियली नहीं हो पाती है या जेस्टेशन साइकिल और लंबा होता है, तो उनकी फंडिंग कैसे हो रही है, उनको इन्वेस्टर्स कहाँ से मिल रहे हैं जो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस समय कंपनी की क्या सिचुएशन है, वो कितना और पैसा लगा सकते हैं टू कम आउट प्रॉफिटेबल, बिकॉज शुरू में फिनटेक बिजनेस में हर कोई पैसा ज्यादा लगाता है, प्रॉफिटेबिलिटी को डेफर कर देता है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो प्लेटफॉर्म, वो कंपनी कितना फाइनेंशियली सस्टेनेबल है, उनकी कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि 5, 10, 15 साल के बाद जब मुझे वो पैसा निकालना हो तो वो प्लेटफॉर्म इंटैक्ट रहे, प्रेजेंट रहे और मेरी गोल फुलफिलमेंट के टाइम पे मेरी लाइफ को ईजी करे। ये फैक्टर्स भी असेस करना थोड़ा जरूरी है। ओके। और शो के एंड में मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ निवेशकों के लिए कि अगर एक बढ़िया किसी को निवेश सलाहकार अपने लिए चाहिए तो क्या क्राइटेरिया उन्हें 1, 2, 3 इन 3 पॉइंट्स में समझना चाहिए? बहुत सिंपल है। पहला, वो सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। नंबर 2, मैं बोलूंगा क्योंकि मैं उस एसोसिएशन का मेंबर हूं, उस एसोसिएशन का नाम है आर्या, एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। पैन इंडिया एसोसिएशन है, वो सेबी से आरआईए बनने के बाद आर्या का भी मेंबर बन जाए। आर्या की वेबसाइट arya.org.in है, वहां से जो भी इम्पैनल्ड एडवाइजर्स हैं उनको ले ले। नंबर 3, उस एडवाइजर की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, हो सके तो उसका होमवर्क करें कि उनकी मीडिया प्रेजेंस कैसी है, उनके फी मॉडल्स कितने हैं और वो कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी पिछले 7-8 साल में काफी रीडिफाइन हुई है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट लैंडस्केप पॉइंट ऑफ व्यू से और रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई एडवाइजर जो मार्केट में पिछले 7-8 साल से प्रेजेंट है, आर्या का मेंबर है और सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, ये 3-4 फैक्टर्स को यूज करके आप अपने एडवाइजर्स को 4-5 एडवाइजर्स को शॉर्टलिस्ट करें, 4 से या 5 से मिले, उसके बाद जिनसे आपको अपना कंपैटिबिलिटी दिखे उनको आप अपॉइंट करें। बिल्कुल, कंपैटिबिलिटी, ये इज द राइट वर्ड आपने इस्तेमाल किया। आपके निवेश के साथ आपकी और आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की कंपैटिबिलिटी बिल्कुल सेट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अमित, आपने हमारे साथ आज इस बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा की और बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। तो आज के शो में बस इतना ही, रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिज़नेस।